आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम दोस्त। और अवाम दोस्त की आज की स्पेशल एपिसोड में हम जो हल्का कवर कर रहे हैं वो सूबाई असम्बली की नशिस्त है 105। सूबाई असम्बली की ये जो नशिस्त है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है आपको मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद ये वाले इलाके मिलेंगे जहाँ पर पानी का शदीद मसला है। यहाँ पर पानी के साथ साथ मंशियात भी एक बहुत बड़ा मसला है और इसके साथ साथ बिजली, गैस, सीवरेज ये वाले मसाइल भी इसी इलाके में पाए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आवाम से बात करेंगे जो कि इन्हीं इलाकों में रहती है, किस तरह वो इन मसाइल को फेस करते हैं और उनकी क्या उम्मीदें हैं इन उम्मीदवारों से कि क्या उनको लगता है कि ये उम्मीदवार वाकई उनके मसाइल हल कर पाएंगे। और अगर वो नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन इलाकों की या कराची की एक बहुत बड़ी आवाम है जो कि ये कहती हुई नज़र आ रही है कि हम मुकम्मल तौर पर इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ की आवाम सूबाई असम्बली की ये सीट है, वो इस बारे में क्या राय रखती है, ये जानेंगे अब आज के अवाम दोस्त। लोग PS 105 में मौजूद हैं। 105 का ये इलाका है, सूबाई असम्बली की ये सीट है जिस पर जो है वो सईद गनी साहब और इनके साथ साथ इरफानुल्लाह खान मरवत साहब भी खड़े हुए हैं। और अगर बात की जाए इस इलाके की, तो इस इलाके की रोड्स का जो है ना वो सूरत हाल वो कितनी अबतर है ये तो हम भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, हमारे सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा मसला आजकल जो बना हुआ है कराची का, वो सीवरेज का मसला भी है। यहाँ के जो आवाम है वो क्या राय रखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, वोट किसका है इस बार? पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी का। वजह क्या है इसकी? वजह क्या, सारे काम कराए इलाके में। इलाके में काम तो हुए नहीं है। काम अभी चल रहा है, आप देखें 5 साल से काम ही चल रहा है। ये देखें यहाँ तक रुकी हुई है और आगे वहाँ तक रुकी हुई है। माल आ रहा है, काम चल रहा है, थोड़ी काम नहीं चल रहा है। मुझे बताइएगा सर, इलाके के मसाइल क्या लगता है सबसे बड़ा मसला इलाके का क्या है? ये पानी है, परेशानी है, रोज़गार नहीं है। रोज़गार होता है तो मतलब बेरोज़गारी भी है, हर जगह पर परेशानी है। इस दफ़ा किसको वोट दे रहे हैं? हमारा तो पीपल्स पार्टी को ही देते हैं हम लोग, पीपल्स पार्टी को ही। PS 105 की अगर बात की जाए 105 की, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं आपको, कचरे का ढेर सिर्फ एक गली में नहीं है, ये सारी गलियाँ जो आपको नज़र आएंगी या जिन गलियों में हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम करते हैं तो आपकी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि हल्के की सूरत हाल के बारे में आपको बताया जाए, ना सिर्फ उम्मीदवारों के बारे में बात की जाए बल्कि उनकी जो कारकर्दगी है, जो प्रीवियस उनका एक पूरा पोर्टफोलियो है, उसको देखा जाए कि वो आगे आपको डिलीवर उस तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो कारकर्दगी हमें नज़र आती है वो काम की सूरत में नज़र आती है, क्योंकि हर 5 साल बाद जब भी इंतखाबात होते हैं बहुत सारे ऐसे सियासी कारकुन होते हैं, सियासी उम्मीदवार होते हैं जो कि हमें नज़र आते हैं इलेक्शन लड़ते हुए मुख्तलिफ हल्कों से। लेकिन जब कारकर्दगी की, जब डिलीवरेंस की बात आती है तो हम देखते हैं कि इसी तरीके से कच्चे रोड हमें नज़र आते हैं, इसी तरीके से कचरे के ढेर हमें नज़र आते हैं। और ये कचरे के ढेर हो सकता है उठ भी जाए, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं तो ये कचरे के ढेर उठ भी जाएंगे। लेकिन होगा ये कि ये जैसे ही इलेक्शन होंगे उसके बाद जो है ये आपको दोबारा यहाँ पर कचरा नज़र आ रहा है। वोट किसका है इस बार? पीपल्स पार्टी को हम देंगे, शुरू से देते हुए आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को वोट देते हुए। वजह क्या है इसकी? वजह कुछ भी, हमारी ज़िंदगी में हम यहीं दे रहे हैं। हमारे वजह तो बताओ मुझे। देखो हमारे बड़े सब यहीं वोट दे रहे हैं, हम भी यहाँ वोट देंगे। हमारे पास 2 वजूहात बता दो पीपल्स पार्टी को वोट देने की। 2 क्या, सही साहब को देना वोट। हमें हर चीज़ करनी, सफाई से कोई मसला थोड़ी है। तो खुद हम गंदगी कर रहे हैं अपने लिए, ये हमारी गंदगियाँ खुद हम कर रहे हैं। हम खुद अपने घर यहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ फेंकेंगे? हम खुद लाके फेंक रहे हैं हम लोग। मुझे बताओ तो उठाते क्यों नहीं हो फिर ये? भाई आ रहे नहीं है ना, वो आ रहे नहीं है, सफाई वाले आ रहे नहीं है, गाड़ी आती नहीं है टाइम पे। अभी तुमने कहा ये हम खुद करते हैं, हम खुद कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। 2024 में वोट किसको कास्ट करेंगे? वोट इंशाल्लाह जनाब इरफानुल्लाह खान मरवत साहब को। वजह क्या है इसकी? वो हमारे इलाके के काम करते हैं, इस वजह से। सईद गनी साहब? सईद गनी साहब ने भी किए हैं, रोड वोड बनवाए हैं उन्होंने भी, पर इस दफ़ा उनको हम चांस देंगे। मुझे बताएंगे इलाके के मसाइल की अगर बात करें तो क्या मसाइल है इलाके के? इलाके के लाइट नहीं, सारा दिन लाइट नहीं होती, गैस का मसला है, लाइट होगी तो गैस आएगी, सब ये प्रॉब्लम है। इस दफ़ा वोट किसको दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा बंदा खड़ा हो रहा है कि 2000 के बाद पहली बार इलेक्शन हो रहा है। नवाज शरीफ साहब खुद आएगा, इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। नून लीग का वोट है? जी सर, हमारा तो नून लीग के ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात बताएं, वोट किसको दे रहे हैं? तो सोच ही रहे हैं, दें किसको। सर, अब हमारे इलाके का हाल देख रहे हैं टाइम तो गुजर गया, अब तो देने का टाइम है। हमारे इलाके का हाल देखें ना, सड़कें हैं ना, ये लाइट का मसला है, किसको दें, हम सोच ही रहे हैं अभी। क्या अभी आप क्या मुशावरती कमेटी बैठी हुई है आप लोगों की? हाँ, यही मीटिंग कर रहे हैं आप। बताएं वैसे क्या इरादा है आपका? 2018 में किसको वोट दिया था आपने? सोच मरवत साहब को। और इस दफा? उन्हीं को देंगे, जॉब लगाया। मरवत साहब तो थे ही नहीं थे, मतलब दिया तो है हमने उनको। मुझे बताएं वोट किसको देंगे? मरवत साहब को। मरवत साहब को। वजह क्या है इसकी? वो पहले भी सही थे, अभी भी हालात साहब भी खड़े हो रहे हैं।
देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब टाइम किसको? मरवत साहब को। आपका वोट किसका है? जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी का। वजह क्या है इसकी? बेहतर जमात है, इन दोनों कैंडिडेट्स जो है वो बेहतर है, इनको तो आजमाया हुआ है सबको। इस दफ़ा जी जमात इस्लामी को आजमाना है। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका है सर? मरवत का। वजह क्या है इसकी? वजह उसने पूरे इलाके के लिए काम करता है अरे वो। इलाके में देखिए ना, काम तो नजर नहीं आ रहा हमें। वो अब आएगा, वो 3 साल 3.5 साल में बेड़ा गर्क जो हुआ है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइए वोट किसका है इस बार? एमकेएम का। एमकेएम का। वजह क्या है इसकी? कराची की लोकल है, लोकल जमात है, लोकल उसको जमात है। सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको लगता नहीं है एमकेएम को तो बहुत दफ़ा लोगों ने आजमाया है, उस तरीके से डिलीवर कर नहीं पाई है एमकेएम? नहीं, वो मसला ये है कि अब उसको पूरे इख्तियारात मिलेंगे तो डिलीवर करेगी ना, नहीं मिले थे तो अगर अगली बार भी इख्तियारात नहीं मिले तो फिर देखेंगे। मंशियात के हवाले से बताइएगा। मंशियात तो बहुत है, बहुत है, जगह जगह पे। ये 16 नंबर गली में मंशियात है, ये आगे पीछे जगह जगह पे मंशियात है। आप यकीन करें, अब क्या कर सकते हैं, या आप बताएं कि व्हाट आई कैन डू। बहुत सारी आवाम ऐसी भी है जो कि अभी सिर्फ कंफ्यूजन का ही शिकार है, अभी सोच ही रही है कि किसको वोट डालना है। तो अब देखना है कि PS 105 से कौन सा कैंडिडेट जो है वो हमें जीतता हुआ नजर आता है। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम लोग आज बात कर रहे हैं PS 105 से और देख रहे हैं कि PS 105 के क्या मसाइल हैं, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इरफानुल्लाह खान मरवत साहब जो कि GDA की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा इरफान साहब, इतना बड़ा हल्का है और इतनी बड़ी इलाके के मसाइल उससे ज़्यादा बड़े हैं, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ये इलाके के जो मसाइल हैं, मैं समझता हूँ ये तवज्जो ना देने की वजह से ये इतने ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है यहाँ सिंध में जी 15 साल, और यहाँ से जो MPA थे 7 साल तो उनको हो गए, उससे पहले वो 6 साल सेनेटर रहे, तो 13 साल वो भी इधर रहे। मैं समझता हूँ कि जी ये पानी के मसाइल हैं, सुई गैस के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, और यहाँ एक और बहुत बड़ी लानत आ गई है जी, यहाँ मंशियात का एक गढ़ बन गया। ये तवज्जो नहीं दी गई, इलाके को नहीं देखा गया, उनके पास फुर्सत नहीं थी इलाके के लिए, और ये आहिस्ता आहिस्ता अंबार जो है ये बढ़ता गया, और अब ये एक पहाड़ बन के सामने खड़ा है जिसमें ये सारे लोग जो हैं, इसमें से एक भी बाहर का आदमी नहीं है, ये सब इसी इलाके में रहने वाले, इसी हलके में। कोई मंजूर कॉलोनी में रहते हैं, तो कोई डिफेंस व्यू में रहते हैं, या आज़म बस्ती में रहते हैं, अख्तर कॉलोनी में, या और इलाकों में रहते हैं, जुनेजो टाउन में। परेशान है सब, क्योंकि ज़िंदगी जो है जी वो लोगों के लिए एक अजियत बन के रह गई। सुबह काम पे जाते हैं तो पीछे फैमिलीज़ परेशान है, घर में पानी नहीं है, रात को थके हुए आते हैं, खाना खाना है, गैस नहीं है। अब हर आदमी में ताकत तो नहीं है नहीं जी कि वो सिलेंडर खरीदे। जी इरफान साहब, हम ये देखते हैं कि ये वाले मसाइल तो पिछले 5 साल से हैं आवाम के साथ जी, लेकिन ये हुक्मरानों को, उम्मीदवारों को, कैंडिडेट्स को याद तब आता है जब इलेक्शन ना होने वाले होते हैं। अब कैंडिडेट तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अब देखें, उम्मीद जैसे 2018 के इंतखाबात हुए, जो भी यहाँ से सीट निकाली गई, जिस भी पार्टी, जिस भी जमात ने निकाली, उसके बाद आवाम हमने जितना भी सर्वे किया है इलाके में, उनका यही कहना है कि उम्मीदवार जीत जाते हैं, उसके बाद इलाके में नज़र नहीं आते हैं। तो मुझे बताएं कि क्यों नज़र नहीं आते, और फिर उसके बाद दोबारा 5 साल बाद वोट मांगने कैसे आ जाते हैं? पैसे बनाने से फुर्सत मिले तो आए ना, वो अपनी जेब भरे या लोगों के काम करे। फिर बातें तो बड़ी बड़ी होती है ना कि मसाइल तो हैं, करना हल बड़ा करना दुनिया है। का सबसे आसान काम है बेटा, दुनिया में सबसे आसान काम है बातें करना, और उसके बाद सबसे आसान काम है जेबें भरना। ये जेबें, क्या आप करप्शन की स्टोरीज 15 साल की नहीं सुनती हैं पीपल्स पार्टी की? क्या प्रेस रोज़ भरा हुआ है, सोशल मीडिया भरा हुआ है कि कहाँ गए ये अरबों खरबों रुपए जो दिए गए थे डेवलपमेंट के लिए सिंध की, वो कहाँ गए? वो फ्लड के पैसे जो आए थे वो कहाँ गए? ये कराची शहर में की डेवलपमेंट के लिए जो अरबों रुपए थे वो कहाँ गए? वो इतना बड़ा फिगर है कि जी वो किताब पे लिखना, कागज़ पे लिखना शुरू करो तो इतना बड़ा फिगर है। पैसे तो आगे पर गए किसकी जेब में? क्योंकि आवाम का एक
पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ उन अरबों खरबों से। अब मुझे बताएं, आपको लगता है सईद गनी साहब आपके लिए एक टफ कंपटीशन होंगे? नहीं। वजह क्या है इसकी? चोर है यार, उसने क्या इलेक्शन लड़ी, लोग उससे नफरत करते। चोरों को वोट कोई नहीं देता। नहीं, देखें सईद गनी साहब की एक अच्छी फैन फॉलोइंग है। जिसने 2018 में वोट दे दिया उनको वो 2000 तो इन्होंने ही दिया ना, ये जो सब बैठे हैं इन्होंने वोट दिया। आज इनसे पूछे ये वोट देने के लिए तैयार है, आप वोट दोगे कि कोई सही करेगा? अच्छा, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आवाम भी हमारे साथ ही है इस इलाके की, तो इनसे भी जान लेते हैं इलाके के मसाइल क्या हैं और उसके बाद डायरेक्ट ज़रा सवाल जवाब का एक सेशन भी हो जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि इलाके के मसाइल क्या हैं। परवेज़ साहब, बेसिक काम जो है एक प्रोविंशियल असेंबली में जो जाता है उसका काम होता है लेजिस्लेशन का। तो आप बुनियादी तौर पर लेजिस्लेशन कर रहे होंगे और ओवरसी कर रहे होंगे डेवलपमेंट्स को डिफरेंट। साथ साथ फिर ये होता है कि जो प्रोविंशियल असेंबली में चला जाता है उसको मिनिस्ट्री मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जब वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो अपनी मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे में आप जो है फिर इन इलाकों के लिए कैसे जो है वो बैलेंस करेंगे? बस आपने अच्छा सवाल पूछा है जी। बात ठीक है जी, पर पाकिस्तान की सियासत में जो काम काउंसलर करता है वही एमपीए भी करता है, वो एमएनए भी करता है, वो सेनेटर भी करता है। क्योंकि लोगों के मसाइल जो हैं जी वो हैं ग्रास रूट लेवल मसाइल। जब काउंसलर से हल नहीं होते तो वो यूसी के चेयरमैन के पास जाते हैं, जब वहाँ नहीं हल होते तो फिर वो एमपीए के पास आते, फिर वो एमएनए के पास जाते, फिर वो सेनेटर के पास जाते। देखिए मसाइल जो हैं बेसिकली, अब मेरे हलके के, अब यहाँ सब बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा मसला है पीने के पानी का। उसके बाद मसला है कि जी सुई गैस की डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए कमी एक चीज़ है और नाकस डिस्ट्रीब्यूशन एक और चीज़ है। तीसरा है बिजली का। ये जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे अभी सर्दियों में 10 घंटे की लोड शेडिंग है और गर्मियों में 16 घंटे की लोड शेडिंग है। वो ये तो गांव में भी ये सिस्टम नहीं होता। आपने दुरुस्त फरमाया कि जी आदमी मिनिस्टर बन जाता है, पर मिनिस्टर बनने से आदमी के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं काम कराने के। आप अपने बैसियत एमपीए, बैसियत मिनिस्टर, आप अपने डेवलपमेंट स्कीम बजट में डलवाते हैं और वो बजट फिर उसी के थ्रू काम होता है। काम मैं समझता हूँ डेवलपमेंट का कराना बहुत आसान होता है कि जब आप एमपीए और उससे एक कदम और मिनिस्ट्री में जाएं। ये तो तब आसान होता है ना मरवत साहब, वो कहते हैं ना नीयत साफ मंजिल आसान। जब बीबी आप हमें इनके साथ ना मिलाएं, ये 15 साल वालों के साथ, हम 15 साल से पहले वाले हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ हम 15 साल से पहले वाले। मेरा काम जो है वो बोलता है। आप वापसी पे ये ज़रा देखते ही जाइएगा, आपको कॉलेज भी नज़र आएंगे, अस्पताल भी नज़र आएंगे, टेक्निकल कॉलेज भी नज़र आएंगे, स्कूल भी नज़र आएंगे, सब नज़र आएंगे, इन्हीं सड़कों पे बने हुए। हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे लीडरों को ये पता नहीं है कि इलाके में सुई गैस नहीं है और बिजली की लोड शेडिंग आपके सामने इतने घंटे चल रही है, लेकिन इसके बावजूद बिल ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। गरीब आदमी पर बोझ है वो, इसको कोई भी हल करने के लिए तैयार नहीं। हमारे बाकी इलाकों में ऊपर जो नज़दीक इस आज़म बस्ती के इर्द गिर्द इलाके हैं उनमें मंशियात, यहाँ मंशियात और नौजवान जो है उस मंशियात में तबाह हो रहे हैं। तो सबसे मेन मसला जो है वो इन हमारे बुनियादी मसाइल का है, जिसमें पानी है, बिजली है, सुई गैस है और मंशियात। जो हमारे नौजवान तबाह हो रहे हैं इनको कौन रोकेगा? इनको मैं और आम आदमी तो नहीं रोक सकते। नौजवानों को यहाँ नौकरी नहीं दी गई, यहाँ पे नस्ली बुनियाद पे नौकरी नहीं दी गई कि ये उर्दू स्पीकिंग है, ये पंजाबी है, ये पठान है, ये हज़ारेवाल है, इसलिए नौकरियाँ नहीं दी गई। ये चीज़ ख़त्म करनी है। ये सब के सब पाकिस्तानी है, इनका इतना ही हक है जितना एक क्रिश्चियन लड़के का हक है, उतना ही एक मुसलमान लड़के का हक है। अगर क्रिश्चियन लड़की का हक है तो मुसलमान लड़की का हक है। ज़ुबान का इससे क्या ताल्लुक़ है? मज़हब का इससे क्या ताल्लुक़ है? ये सब का हक है। ये मुल्क हमारा है और हम सब ने मिल के ये मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है और इंशाअल्लाह करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भी S105 से इरफानुल्लाह खान मरवत साहब मौजूद थे
और हम लोग देखते हैं कि जब भी इलाके के सर्वे में पर जाते हैं, इलेक्शन के हवाले से बात होती है तो आवाम की एक राय सामने आती है। आवाम जो है वो अपने मसाइल का अंबार जो है वो उम्मीदवारों के सामने रखते हैं और उनकी कोशिशें होती है कि उनको आगे से जवाब मिले कि किस तरीके से उनके ये मसाइल अगले 5 साल तक जो है वो हल हो पाएंगे। इस वक्त अगर मैं महमूदाबाद की स्पेशली बात करूं तो एक खुशाइन बात यह है कि मंशियात को लेकर लोग काफ़ी सीरियस हैं। वो चाहते हैं कि इलाके से मंशियात को जो है वो ख़त्म किया जा सके, क्योंकि हम पहले भी बारहा अपने प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुके हैं कि कराची जो है वो मंशियात का गढ़ बन चुका है और आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, जवान, नौजवान, ख़वातीन, लड़कियाँ सब शामिल हैं। अगर इस तरीके से अगर सीरियसली हम मंशियात को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें तो उम्मीद ये की जा सकती है कि कराची शहर से जो है वो ख़ात्मा हो सकेगा। आज हम लोग मौजूद हैं PS 105 में और यहाँ पर हमने आवाम से बात की। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनसे बात कर रहे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टिकट हैं उनसे जो है वो सईद गनी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आइए उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा सर, इतनी हसल में और मतलब इलेक्शन होने वाले हैं, आपको कैंपेन का टाइम मिल गया? मतलब ठीक है, टाइम तो मिला, लेकिन मेरा शायद जो एडवांटेज है वो ये है कि मैं पूरे 5 साल लोगों से राब्ते में रहा हूँ, अपने हल्के में रहा हूँ, तो मुझे लोगों के पास दोबारा जाकर ये नहीं कहना पड़ा कि मैं बीच में गायब था। तो वो कंपेन तो एक तरह की हमारी हो ही होती है, जो लोगों से मिलते हैं, तो कंपेन चल रही थी। अब ज़ाहिर है जैसे शेड्यूल आया तो मुझे एडवांटेज ये था कि मुझे पार्टी ने पहले ही ये कह दिया था कि आपने इलेक्शन लड़ना है यहाँ से, तो इसलिए मुझे पता था। तो मैंने वो अलग ऐलान तो मैंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन अपना कुछ ना कुछ सिलसिला शुरू किया था। अच्छा, मुझे बताइएगा सईद गनी साहब, 2018 के इंतखाबात हुए, आप इसी हल्के से आप कामयाब हुए थे। अब जो हम देख रहे हैं बहुत सारे मसाइल हैं इलाके में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी, बिजली, गैस। मुझे बताएं कि 5 साल की कारकर्दगी कैसी रही है और आगे क्या करेंगे आप इनको मसाइल को हल करने के लिए? आप 2018 में आई थी सर? नहीं, हम लोग 2018 में भी एक सवाल है मेरा, लेकिन हमारा ये था कि मंशियात के हवाले से अगर देखा जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो हम मंशियात का भी आपने कितना देखा इलाके में? नहीं, मंशियात तो हम देखते हैं कि ये वाला ये तो मरोद साहब ने कहा होगा ना। नहीं, हम नहीं। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। आपके हाँ मुखालिफ भी हैं, मैं आपको बता दूँ। लोगों ने भी ये बात की कि हम चाहते ये हैं कि जो भी इलेक्ट हो इलाके से मंशियात खत्म। मेरी असल में पहली बात ये है कि मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम पिछले 5 सालों में हुआ है ना, इस हल्के में 30 साल तक इरफान मरवत, MQM और मुस्लिम लीग जीती रही है और सारे जीतने वाले वजीर बनते रहे। ऐसे ही सारे, सिर्फ मैं अकेला वजीर नहीं, सारे वजीर बने। 30 सालों का वो अपना कारनामा ले आए। हमारा 5 साल का काम मुझसे ज़्यादा है, 5 साल का काम मुझसे ज़्यादा है। वो तो कहते हैं 2 डिग्री कॉलेज बनाए उन्होंने। अच्छा, मेरी बात सुन, मुझे पूरी बात करने दें। उसके बाद जो इस इलाके में जो बड़ा मसला जिसका मुझे सामना करना पड़ा, जब मैं 18 में आया था तो कई इलाकों में पानी की कमी थी, कई इलाकों में पानी बिल्कुल भी नहीं था। अख्तर कॉलोनी की पूरी यूसी में एक कतरा पानी नहीं आता था, बिल्कुल। वहाँ ऐसा वो लोगों का ये कहना था मैं पानी दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब मैं आपसे 5 साल बाद बात कर रहा हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है कि अख्तर कॉलोनी के लोगों को 100% ना सही, लेकिन 60-65% लोगों को पानी पहुंचाना हमने शुरू कर दिया है। ठीक, आज़म बस्ती में जो एक इलाका कहलाता है नाला पार, उस इलाके की गलियों में पानी नहीं जाता था, आज उस इलाके के आखिरी घर तक पानी जाता है। हमने ये पानी पहुंचाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं आपसे बात करूं, आप मजदूर कॉलोनी चक्कर लगा लें, किसी से पूछ लें, ये ना पूछें कि वोट किसको देंगे, आप उससे ये पूछें कि पिछले 5 सालों में जितनी सड़कें और गलियां यहाँ बनी हैं, क्या पहले बनी थी? सवाल आपको, जवाब आपको खुद लोग देंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये जो डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, एक टेक्निकल कॉलेज का मंसूबा इन्होंने बनाया, लेकिन वो अबंडेंट स्कीम थी। एक हॉस्पिटल जिसका वो क्रेडिट लेते हैं, उसका काम शुरू कराया। अबंडेंट स्कीम आपको पता क्या होता है? अबंडेंट स्कीम वो होती है जो खूह खाते पड़ जाती है, मतलब वो चल नहीं रही होती है, वो ऑनगोइंग स्कीम नहीं होती है, वो अबंडेंट होती है, रुल जाती है, पड़ी रहती है। और वो दोनों ढांचे, जिसकी ना खिड़की थी, ना दरवाज़ा था, ना फर्श था, चरसी और मवाली सारा दिन उन इमारतों में पड़े रहते थे। मुझे बताइएगा,
जैसे आपने अब बात की कि अब जैसे अगर बात करें इरफानुल्लाह खान मरवत साहब की, तो आप समझते हैं कि सख्त मुकाबला होगा या आपको लगता है कि इजी टारगेट है? देखिए, इस हल्के का अगर आप रिकॉर्ड देखें ना इलेक्शंस का 88 से लेकर देखें, इस हल्के में जो मुकाबला होता था इलेक्शन का वो बड़ा क्लोज होता था। 1000, 2000, 1500, 2500 इस पे मार्जिन ही होता था लीड का। मैं ज़िमनी इलेक्शन जीता 6000 से, जब इरफान मरवत नहीं खड़ा हुआ था। हाँ। जब ये खड़े हुए तो मैंने इनको 16,500 की लीड से हराया। इस हल्के की तारीख में इतनी बड़ी लीड कभी किसी उम्मीदवार ने नहीं ली है, 16,500। और जिस यूसी को ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं ना, जिसको सबसे स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं, वहाँ से भी मैं इनको बुरी तरह से हरा चुका हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अपने काम पर, अपने रवैये पर, अपने किरदार पर, अपने माजी पर वोट मांगता हूँ। वो भी हिम्मत करे अपने किरदार, अपने माजी पे वोट मांगे लोगों से। वो भी कहते हैं मैं अपनी कारकर्दगी पे वोट मांगता हूँ। मुझे बताइएगा, हम देख रहे हैं इरफानुल्लाह खान मरवत साहब से भी हमने बात की, तो काफ़ी सारी जमातों की उनको हिमायत भी हासिल है, अलायंस भी उनका बना हुआ है इस हल्के के लिए। ये तो मेरी दुआ थी कि अल्लाह करे कि सब उनके साथ मिल जाए, तो फिर जीतने का मज़ा है। जीतने का मज़ा आएगा। देखें, एक बात सुनिए ना, ये इरफानुल्लाह मरवत एक बहुत बड़ा बुत था यहाँ पे। लोग कहते तो उसका हल्का है जी, उसको तो हराना मुश्किल, ऐसे ही था। आज अगर वो तमाम जमातों के दर दर की ठोकरें खा रहा है कि मेरी हिमायत करो, तो अकेला नहीं जीत सकता ना। मैं तो नहीं गया किसी के पास, आप सारी जमातों से पूछे, मैंने किसी से कहा कि मुझे वोट करो या मेरी हिमायत करो, कोई एक जमात लेकर आए, मैं तो नहीं। इलाके की कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको लगता है, क्योंकि आपने 5 साल का आपका एक्सपीरियंस भी है, जिन पर काम होना ज़रूरी है इलाके में और ये होना चाहिए, क्या फोकस है आपका? देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको पानी का बताया, पानी की हमारी एक स्कीम मुकम्मल हो गई, इससे लोग पानी ले रहे हैं। एक स्कीम हमारी तकरीबन 95% मुकाबले जमात इस्लामी ने स्टे ले लिया उसमें। मैं चाहूँगा कि वो स्टे ख़त्म कराऊँ और उस लाइन से भी अपने इलाके के लोगों को जो पानी मिल रहा है वो पानी उनको पहुँचाऊँ। और पहली मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे पूरे हल्के में जितने लोग रहते हैं उनके घरों में पानी की लाइन से पानी पहुँचे उन तक, और इंशाल्लाह ताला ये पहुँचाऊँगा। ये छोटी बात नहीं है। अगर मैंने 5 साल में तसव्वुर नहीं, अल्लाह का शुक्र, हमने कोशिश की, मेहनत की, नेक नियति से एफर्ट किए, तो वो काम हम करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे इस इलाके में जहाँ बैठी हैं बहुत इलाके जहाँ पानी नहीं आता, जाके पूछें, अल्लाह का शुक्र है हर घर में पानी जाता है। कुछ 2-4 घर रह जाते होंगे टेल वाले, लेकिन 99% लोगों को पानी जो है वो घरों पे मिलता है। तो ये अचीवमेंट कोई छोटी नहीं है कि आप बुनियादी जो ज़रूरत है लोगों की उसको पूरा कर लें, ठीक है। अब इससे आगे की जो बात आपने की है, एक टेक्निकल कॉलेज आज़म बस्ती में है। मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी कोशिश होगी कि ये हम टेक्निकल कॉलेज अपनी हर कम से कम यूसी के अंदर एक तो ज़रूर बनाएं। अगर मौका मिला तो ज़्यादा बनाएंगे। अख्तर कॉलोनी में हमने एक छोटा हॉस्पिटल शुरू किया है, अभी उस पर काम शुरू होगा, इंशाल्लाह ताला उसको मुकम्मल कराएंगे। जो ये छोटे हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज हम बना रहे हैं, कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी कि हर यूसी के अंदर कम से कम एक अच्छी क्वालिटी का सरकारी सतह पर ऐसी कोई सेहत की सहूलत हो जो यहाँ के बच्चों और ख़वातीन को ख़ास तौर पर जो है मुफ्त सहूलत हम दे सकें। हमने एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया है, एक पार्क बनाया है। अच्छा, अब हम कोशिश करेंगे कि जो पार्क इधर अवेल हैं छोटे मोटे उनको ठीक करें, और जो एक बड़ा कोई जगह अगर मिल जाती है तो वहाँ बड़े पार्क्स भी हम बनाएं। अब देखें, मैं तो उन चक्करों से निकल गया हूँ कि पानी बनानी है, गली बनानी है, सड़क बनानी है। इस इलाके में आप जाएं, आपको जो गली और सड़क बनी हुई नहीं मिलेगी ना, उसकी वजह होगी। उसकी वजह ये होगी कि वहाँ या तो पानी का काम होना है, या वहाँ पर गैस का काम होना है, या वहाँ पर सीवरेज का काम होना है। जहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है किसी पानी, सीवरेज या गैस की खुदाई का काम नहीं होना, वहाँ सारी गलियाँ और सारी सड़कें हमने पक्की करके रख दी है। आप इसके इलाके में टाइम मिले ना, निकले जाएँ, ऊपर से शुरू करें आप और चली जाएँ जहाँ तक आप जा सकते हैं। आपको एक गली कच्ची नहीं मिलेगी, सब गलियाँ आपको पक्की मिलेंगी। तो काम अल्लाह का शुक्र है इतना किया है कि अब ज़ाहिर है लोग हैं, किसी और बातें भी नाराज़ हो सकते हैं, उनके गिले शिकवे हो सकते हैं, जायज़ है, मैं समझता हूँ, हक है। लेकिन अगर कोई वैसे बैठ के बात करता है तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास इतनी चीज़ें बताने को हैं कि हम उनको इस बात पे कायल कर सकते हैं कि जी हम वोट के आपके खिलाफ हैं। आपके वालिद साहब के नाम की एक सड़क है जिसका इफ्तिताह आपने किया था, वो सड़क को कह रहे हैं अभी तक उसका काम रुका हुआ है और वो सड़क अभी तक बनी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा था लाजमन ये सेम मेरे हिसाब से ये सवाल कीजिएगा कि अच्छा, मैं वैसे मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं कभी भी मंसूबों का इफ्तिताह नहीं करता। पूरे हल्के में फिर क्या आपको मेरी तख्ती नहीं मिलेगी। एक मैंने किया था, ये नाला जब बना था, जब मैं मिनिस्टर था लोकल गवर्नमेंट का, ज़ाहिर है चॉइस कोई नहीं थी, तो जब हमने इफ्तिताह किया था सिंध हुकूमत की जानिब से, तो वो एक तख्ती मेरे नाम की शायद लगी होगी कहीं, वरना कोई सड़क, कोई जगह, कोई बिल्डिंग, कोई इमारत कभी भी मैं तख्ती लगा के इफ्तिताह नहीं करता हूँ। ये मेरा मिजाज ही नहीं है, मेरा शौक ही नहीं है। तो वो जिस सड़क की बात करते हैं वो मंजूर कॉलोनी में है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। वहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम है उसका सीवरेज का इशू है।
इसकी वजह से उस सड़क पे नहीं बन सका। लेकिन वहाँ पर अगर मंजूर कॉलोनी आप जाएँ ना, मंजूर कॉलोनी में नालों का बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये भी पहली दफ़ा हुआ है, पहली दफ़ा। आप जाके पूछें, देखें, आपको नज़र आएगा वो गंदगी पड़ी हुई, नाले साफ़ हो रहे हैं। वो स्कीम हमने 1.5 साल पहले शामिल कराई थी, उस पर काम हो रहा है। और महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी के जितने मेन नाले हैं, बड़े नाले हैं, उनकी ना सिर्फ सफाई हो रही है बल्कि पूरी रिहेबिलिटेशन हो रही है उनकी, ताकि उनको दोबारा से पुख्ता करके उनके ऊपर से स्लेब लगा के उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये भी वहाँ हो रहा है काम। तो अब देखें, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई सड़क नहीं बनी होगी ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कहानी, कोई रीज़न होगा। एक आजम बस्ती की सड़क बहुत ख़राब है, 2 दफ़ा बना चुके हैं, फिर टूट जाती है। ये जब आप जाती हैं थाने से आगे क्रॉस कर आती है, वहाँ भी वो प्रॉब्लम क्या है, उस लाइन के नीचे हज़ारों लोगों के पानी के कनेक्शन, हज़ारों, थोड़े भी नहीं, हज़ारों, जो रोड को क्रॉस करते हैं। प्लास्टिक के पाइप हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं, वो पानी निकल आता है, सड़क टूट जाती है। तो अभी हम इसलिए नहीं बना रहे उसको कि हम वो पहले मसला हल कर रहे हैं कि वो नीचे जो कनेक्शंस हैं उसको सॉर्ट आउट करें, और वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, वो हल हो जाएंगे, वो सड़क भी बन जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम लोग हल्का कवर कर रहे थे PS 105, और अगर बात करें इस हल्के की आवाम की, तो उनका यही कहना था कि हमारे इलाके से जो है अगर मंशियात को ख़त्म कर दिया जाए और हमारे इलाके से उन मसाइल को ख़त्म कर दिया जाए जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, तो हम जो है वो 8 फरवरी के दिन बाहर निकलकर शायद इन उम्मीदवारों को वोट जो है वो दे दें। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 2018 के इंतखाबात में सईद गनी साहब थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिन्होंने यहाँ से सीट निकाली थी, और उनका दावा यही है कि उन्होंने इस इलाके में 5 साल की जो उनकी कारकर्दगी है वो बाकी जमातों की 30 साल की कारकर्दगी से बेहतर है। आवाम की अपनी एक राय होती है, मिली जुली राय आवाम की हमेशा सामने आती है, लेकिन देखना यह है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में क्या PS 105 की आवाम दोबारा से सईद गनी साहब को मौका देगी, या फिर वो किसी दूसरे उम्मीदवार की तरफ देख रहे हैं जो उनके मसाइल को हल कर सकेगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम आवाम दोस्त से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।